नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने +2 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर आज का जो अपना टॉपिक है वो है विभवमापी के अनुप्रयोग। विभवमापी के अनुप्रयोग, ठीक है। तो हम लोग विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं और विभवमापी के जो अनुप्रयोग है इसके अंदर अपने सबसे पहले जो अनुप्रयोग आता है वो आता है प्राथमिक सेल के द्वारा, विभवमापी के द्वारा प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन। प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, ठीक है। विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो विभवमापी के 4-5 आपके अनुप्रयोग दिए गए। एक तो प्राथमिक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो ज्ञात करना, दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना और इसके अलावा जो अलग प्रतिरोध है उसका मान, और वोल्टमीटर और एमीटर जो है उन दोनों के अंशांकन। तो इसके अंदर आज जो अपने पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मापन करना, ठीक है। आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे कि जो आपका प्रैक्टिकल का सिलेबस है उसके अंदर जो आपके बड़े प्रैक्टिकल आते हैं उनके अंदर एक आता है ओम का नियम। ओम का नियम ये आपका जो प्रैक्टिकल आता है ये फर्स्ट प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद में ये 5वें चैप्टर से है और फिर जो आपके प्रैक्टिकल आते हैं जैसे एक तो आता है ये प्राथमिक सेल का मान ज्ञात करना, इसके अलावा मीटर सेतु वाले आते हैं। 3 प्रैक्टिकल मीटर सेतु के होते हैं। एक आपका आंतरिक प्रतिरोध आ जाता है, एक इसके अंदर अपने दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना आ जाता है और उसके अलावा अपने अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना और वोल्टमीटर और एमीटर का अंशांकन करना, ठीक है। साथ ही यहाँ से हो जाते हैं, ये 2 है। तो अपने 8-9 प्रैक्टिकल जो आपके हैं वो 5वें और 6ठे चैप्टर से है। तो 5वें चैप्टर से तो सिर्फ ये एक ही आता है ओम का नियम, पर व्हाइटस्टोन सेतु पढ़ने के बाद में आपका ये जितना चैप्टर बचता है वो सारे के सारे आपके प्रैक्टिकल में दिए हुए हैं, ठीक है। तो एक तो आपके ये प्रैक्टिकल में है, दूसरे आपके सिलेबस के अंदर भी है। तो इनके सिद्धांत किस तरीके से ये काम करते हैं, दूसरा इनका परिपथ चित्र क्या है वो आप लोगों को ज़रूर याद रखना है, ठीक। तो अपनी 1-2 क्लास में ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। यहाँ हमारे पास में एक सेल है, सेल, और यहाँ आपने एक कुंजी जोड़ रखी है और इसके साथ में क्या जोड़ दिया, एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया। ये क्या जोड़ दिया, एक धारा नियंत्रक जोड़ दिया। तो इसे अपने क्या कहते हैं, इसे किस नाम से जाना जाता है, विभवमापी के प्राथमिक परिपथ के नाम से जाना जाता है। ये विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है। अपने लगभग 3री-4थी बार इसे बना रहे हैं और कम से कम 4-5 बार अपने इसे और बनाने वाले हैं। विभवमापी का प्राथमिक परिपथ, इसे आप लोगों को कम से कम क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद देखिए प्राथमिक सेल आपको जोड़ना है। तो ये जो जगह है यहाँ क्या जोड़ा जाएगा, एक प्राथमिक सेल जोड़ा जाएगा और प्राथमिक सेल के साथ में क्या जोड़ेंगे, एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ेंगे जिससे अपने अलग अलग मान के प्रतिरोध निकाल सकें। और यहाँ से क्या किया जाएगा, एक कुंजी को जोड़ दिया जाएगा और इसे आगे गैल्वेनोमीटर, और ये फिर कहाँ चला जाएगा, एक जो कि जे में चला जाएगा, ठीक है। ये जहाँ टच करता है इसे वो कौन सा पॉइंट होता है, इसका C पॉइंट होता है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास में क्या है, ये एक परिपथ है। इसे K1 लिखता हूँ और इसे मैं K2 लिखता हूँ। एक बार के लिए ये जो अपने इसके अंदर डॉट लगा के इसे क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये इसका परिपथ चित्र है। परिपथ चित्र के अंदर एक तो यही आता है जो विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है, और इसका द्वितीयक जो परिपथ है इसके अंदर एक तो अपने सेल आता है और सेल के साथ में क्या जुड़ा रहता है, एक प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है और प्रतिरोध बॉक्स के साथ में एक कुंजी जोड़ते हैं और इस तार को अपने आगे ले जाकर के कान जोड़ देते हैं, जो अपने पास में धारा मापी जो है धारा मापी के एक पॉजिटिव सिरे से जोड़ देते हैं। धारा मापी का दूसरा सिरा जो है वो कहाँ चला जाता है, जोकि में चला जाता है। तो इस तरीके से अपने ये क्या कंप्लीट हो जाता है, इसका प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ जो है इसका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद में अपने आगे इसके अंदर देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो अब इसमें आती है इसकी कार्य विधि। बिल्कुल आसान सा
प्रैक्टिकल होता है ये। तो इसकी कार्यविधि के अंदर अपने सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले ये जो कुंजी होती है इसे अपने हटाते हैं। यहाँ पर कोई भी कुंजी जो है वो नहीं लगी होती, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है कि ये K2 जो है इसमें अपने कोई भी कुंजी नहीं लगाते हैं। सबसे पहले क्या किया जाएगा, कुंजी K1 को इस जगह लगा दिया जाएगा। कुंजी K1 को लगाते ही इस परिपथ में धारा प्रवाहित होनी क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। अब देखो, अब अगर आप लोग इस कुंजी को नहीं लगाते हो तो इसका परिपथ में होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने ये कुंजी नहीं लगाई है तो ये आरबी जो जुड़ा हुआ है ये क्या है, इस परिपथ से कनेक्ट ही नहीं है। तो अपने पास में सिर्फ इतना परिपथ है जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। एक सेल है, सेल के साथ में गैल्वेनोमीटर है जो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, जॉकी के साथ में जुड़ा है। सबसे पहले आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लोग ई जो है वो लिखते हो किसके बराबर, ई को लिखते हो XL1 के बराबर। ई जो है इसे किसके बराबर लिखा जाता है, XL1 के बराबर लिखा जाता है। ये वही ई है जो अपने ये जो ई लगा हुआ है, इस ई का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। एक्स जो है अपने पास में क्या है, विभव प्रवणता है। विभव मापी का जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था, वहाँ जो VAC लिखा था हम लोगों ने, VAC बराबर XL1, वही अपने पास में क्या है, E = XL1 है। ठीक है, L1 जो है वो क्या है, यहाँ पर संतुलन लंबाई है। ये संतुलन लंबाई कब है, जब अपने ये कुंजी K2 क्या हो, खुली हो। जब कुंजी K2 खुली होगी उसमें संतुलन लंबाई कितनी है, L1 है, और E किसके बराबर आ रहा है, XL1 के बराबर आ रहा है। इसके बाद में आपका दूसरा स्टेप शुरू होता है। आपको क्या करना होगा, ये जो कुंजी K2 है, इस कुंजी K2 को आप लोगों को जोड़ देना होगा, और यहाँ जो प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है इसमें से किसी भी एक प्रतिरोध को आप लोग क्या कर लोगे, बाहर निकाल लोगे। ये जो प्रतिरोध बॉक्स है इसमें से किसी एक प्रतिरोध को आपको क्या करना है, बाहर निकाल लेना है, और कुंजी K2 को क्या कर देना है, लगा देना है। जैसे ही आप लोग ऐसा करते हो तो इस परिपथ में भी क्या प्रवाहित होगी, धारा प्रवाहित होगी। और अब आप लोग क्या करोगे, इस जॉकी को A से लेकर के B तक फिर से लेकर के जाओगे, और एक बार फिर से आपको क्या प्राप्त होगी, एक संतुलन लंबाई प्राप्त होगी। ठीक है, आपको क्या प्राप्त होगी, एक संतुलन लंबाई प्राप्त होगी। वो कितनी होगी, V, और किसके बराबर, XL2 के बराबर। ठीक है, आपको क्या करना है, इस जॉकी को A से B तक लेकर के जाना है। एक बार तो तब जब ये लगी हुई नहीं हो तब, और एक उसमें जब इसे अपने साथ में लगा देते हैं। जब ये यहाँ से हटा करके लगाओगे तब तो E का मान आएगा XL1, और जब आप इसके साथ में इसे लगाओगे तब किसका मान आएगा, V का मान आएगा, और कितना आएगा, XL2 आएगा। ये जो प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा है, यहाँ से आपको क्या करना है, एक प्रतिरोध जो है वो निकाल लेना है। आपके पास में आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, स्मॉल r इक्वल, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है E-V/V × R। ये क्या है, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र है। 5वें चैप्टर के अंदर बिल्कुल लास्ट के अंदर मैंने आपको आंतरिक प्रतिरोध पढ़ाया था। उसके अंदर टर्मिनल वोल्ट था, ये जो टर्मिनल वोल्ट है विद्युत वाहक बल है, और जो आंतरिक प्रतिरोध है, इनमें रिलेशन कराया था। और उस जगह मैंने आपको ये बताया था, थोड़ा आपको उसके बारे में बताता हूँ। मैंने बताया था आपको कि V जो है वो किसके बराबर होता है, E-IR के बराबर होता है। V टर्मिनल वोल्ट है, E विद्युत वाहक बल है, और IR जो है वो क्या है, विभव पतन का मान है। यहाँ से अपने इसे सोल्व करके किसका मान ज्ञात किया, R का मान ज्ञात किया, और V = RI से अपने किसका मान रखा है, यहाँ I का मान रखा है। तो स्मॉल r किसके इक्वल है, E-V/V = R की। तो स्मॉल r जो है वो E जो है, E का मान कितना है, XL1, V का कितना है, XL2 है, और V का कितना है, XL2 है, और इंटू कितना है, R है। ठीक है, ऊपर और नीचे से अपने कॉमन लें, तो यहाँ तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कॉमन लोगे आप, किसे कॉमन ले सकते हो, x को। ये बनता है L1 माइनस का L2 अपॉन XL2, और इंटू में कौन है, R है। x से x क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है, तो x किसकी इक्वल आता है, x आता है L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R के। ठीक है, x किसके बराबर, L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R के बराबर आता है। और ये x हमारे पास में क्या है, ये स्मॉल r आएगा, स्मॉल r, ये हमारे पास में क्या है, स्मॉल r है। स्मॉल r इक्वल L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। ये किसका सूत्र है, ये आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र है। किसकी सहायता से, विभव मापी की सहायता से। यदि विभव मापी की सहायता से आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, L1, और उसके बाद में L2। L1 कैसे ज्ञात करोगे, L1 ज्ञात करते इसमें आप लोग इसे नहीं लगाओगे और सीधा संतुलन लंबाई प्राप्त करोगे, क्या मिलेगी आपको, L1 मिलेगी। जब आप लोग यहाँ कुंजी को लगाओगे और इसमें से कोई प्रतिरोध निकालोगे तब आपको क्या मिलेगा, L2 मिलेगा, और जो भी प्रतिरोध निकाला है वो इस R की जगह अपने लिख देंगे। तो स्मॉल r जो है इसका मान अपने को प्राप्त हो जाएगा। इस सूत्र को आप अगर ध्यान से देखोगे तो इसके अंदर आपको दिखाई देगा कि इस सूत्र के अंदर कहीं भी क्या नहीं आ रही है,
विभव प्रवणता नहीं आ रही है। ये जो सूत्र आपने लिखा है इसके अंदर कौन नहीं आ रहा है, इसके अंदर x जो है वो नहीं आ रहा है। विभव प्रवणता जो है इस फॉर्मूले में कहीं भी नहीं आ रही है। विभव प्रवणता नहीं आने का मतलब हो गया कि अपने विभव मापी जो है उसका मानकीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। विभव मापी का मानकीकरण किसे कहते हैं? मानकीकरण का मतलब है विभव प्रवणता का यथार्थ मान ज्ञात करना। जब फॉर्मूले के अंदर विभव प्रवणता आ ही नहीं रही है तो अपने विभव मापी के मानकीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विभव मापी के मानकीकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लिखोगे R = L1 - L2 / L2 × R। ये अपना फर्स्ट टॉपिक आता है प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। सेकंड अपना टॉपिक आता है विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, देखो विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। ठीक है, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना किसकी सहायता से? विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी के तो अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, तो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहला काम होगा विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाना। तो सबसे पहले आपने क्या किया? विभव मापी का प्राथमिक परिपथ बनाया। ठीक है, ये क्या है? विभव मापी का प्राथमिक परिपथ है A और B जो है वो क्या है? एक विभव मापी है जिसके तार A और B है। या ये जो जुड़ा है इसे RH, इसे K और इसे EP कहते हैं। ठीक है, तो अब तक आप लोगों को विभव मापी का प्राथमिक परिपथ याद हो गया होगा क्योंकि अपने इसे कम से कम 5वीं 6वीं बार बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है? दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है। तो जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उसे आप लोग कहाँ जोड़ोगे? विभव मापी के द्वितीयक परिपथ में जोड़ोगे। तो ये जो द्वितीयक परिपथ है इसके साथ में आप क्या जोड़ोगे? इसके साथ में आप लोग उन दो सेलों को जोड़ दोगे जिनके विद्युत वाहक बलों की क्या करनी है? आप लोगों को तुलना करनी है। ठीक है, जिन दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है उसे आप लोग कहाँ जोड़ोगे? द्वितीयक परिपथ में जोड़ोगे। जब आप लोग पढ़ रहे थे विभव मापी की सावधानियां, तो वहां मैंने आपको बताया था कि इन सेलों को जोड़ना कैसे है। उसमें मैंने आपको बताया था कि जितने भी सेल आप लोग जोड़ रहे हो उन सभी सेलों के जो धनात्मक टर्मिनल है या जो उच्च विभव के सिरे उन सभी को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ भी आप देख सकते हो अपने दो सेल लगा दिए, एक सेल ये, इन तीनों सेलों का धनात्मक टर्मिनल कहाँ जुड़ा हुआ है? ए के साथ में जुड़ा हुआ है। ऋणात्मक टर्मिनल देखिए कहाँ जाएगा? ये ऋणात्मक टर्मिनल जाता है एक द्विमार्गी कुंजी में और जिसके साथ में क्या जुड़ा रहता है? एक धारामापी, और अगला सिरा इसका जाता है जो कि में जहाँ स्पर्श करता है वो पॉइंट क्या होता है? C होता है। इसे अपने X, Y और Z के नाम से लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ अपने एक नाम जो है वो काम में लिया है द्विमार्गी कुंजी। अपने क्या बोला है? द्विमार्गी कुंजी। ठीक है, द्विमार्गी कुंजी का क्या मतलब है? द्विमार्गी कुंजी का मतलब होता है कि इसी एक परिपथ से आप लोग क्या कर सकते हो? एक समय दो स्विच जो है वो बना सकते हो। इसे कैसे? जैसे देखिए आपको G का मान लेना है आगे। ठीक है, G का मान लेना है तो एक तो आपके पास में ये तार है और एक ये तार है। तो एक समय तो क्या होगा? ये जुड़ेंगे, एक समय तो क्या हो गया? ये दोनों जुड़ जाएंगे, और दूसरे समय क्या होगा? इनको हटा करके अपने इसे जोड़ देंगे। ठीक है, तो द्विमार्गी कुंजी जो है आप लोग ये मान करके चल सकते हो कि द्विमार्गी कुंजी अपने इसलिए लगा दी है कि बार बार अपने को तार हटा करके वहाँ पर फिर से ना जोड़ने पड़े। बस इसी कुंजी से अपने क्या कर लेंगे? काम चला लेंगे। एक बार ये दोनों जुड़ जाएंगे और दूसरी बार ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये काम कौन करती है? द्विमार्गी कुंजी करती है। देखिए आगे अपने इसमें, तो सबसे पहला काम आपका यहाँ पर क्या रहेगा? सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? द्विमार्गी कुंजी के अंदर इन दोनों सिरों को आपस में जोड़ दोगे। जैसे X और Z को आपने क्या कर दिया? सबसे पहले आपस में जोड़ दिया। जैसे ही आप लोगों ने X और Z को आपस में जोड़ा,
ये सेल जो है ये द्वितीयक परिपथ में आ जाता है। यदि ये सेल द्वितीयक परिपथ में आता है तो आपको ए से बी के मध्य क्या करना है, संतुलन लंबाई को प्राप्त करना है। मान लेते हैं वो संतुलन लंबाई अपनी कितनी आ रही है, L1 आ रही है। तो E1 किसके बराबर आ रहा है हम लोगों का, XL1 के बराबर आ रहा है। जो E1 है वो किसके बराबर आता है, XL1 के बराबर आता है। फिर अपने इसे हटा देते हैं और इन दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। जैसे ही आप इन दोनों को कनेक्ट करते हो तो ये तो यहाँ से हटी गया है। अब द्वितीयक परिपथ में कौन आ गया है, सेल E2 आ गया है। ठीक है, सेल E2, इसका अगला सिरा G और फिर जोकी के साथ में, इसे जब आप लोग परिपथ में जोड़ोगे तो E2 किसके बराबर आएगा, XL2 के बराबर आएगा और समीकरण 2 आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, देखो फिर से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। एक बार तो आप लोगों को परिपथ के अंदर X और Z को जोड़ना है। X और Z को जोड़ोगे तो E1 के लिए आपको E1 का मान प्राप्त होगा और E1 का मान कितना आएगा, XL1 आएगा। L1 संतुलन लंबाई है, X जो है वो क्या है, विभव प्रवणता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको Z और Y को जोड़ना है। Z और Y को जोड़ने के बाद में आपको E2 का मान कितना प्राप्त होगा, XL2 प्राप्त होगा। अब अपने क्या करते हैं, समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग लगा देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देने पर का भाग देने पर तो इससे क्या आएगा, इससे आएगा E1 अपॉन E2 बराबर XL1 बटा XL2। X से X निरस्त और E1 बटा E2 किसके बराबर आ गया, L1 बटा L2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये अपने पास में फॉर्मूला आ जाता है विभवमापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का। दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है तो वो किसके बराबर आएंगे, L1 और L2 के बराबर आएंगे। इस फॉर्मूले के अंदर भी आप लोग देख सकते हो, इस फॉर्मूले में कौन नहीं आ रहा है, स्मॉल x नहीं आ रहा है। जो स्मॉल x विभव प्रवणता है वो इस फॉर्मूले में अपने को नहीं मिल रही है। अगर स्मॉल x नहीं आ रहा है तो विभवमापी के मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ भी अपने क्या नहीं करेंगे, विभवमापी का मानकीकरण नहीं करेंगे और कितना आएगा, E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2 आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। देखिए जब अपने प्रैक्टिकल करते हैं इसके अंदर तो आपको क्या करना होता है, कम से कम 5-6 रीडिंग लेनी होती है। तो एक रीडिंग तो आपको यहाँ से मिलेगी L1 और L2 की। उसके बाद में क्या करेंगे, धारा नियंत्रक से धारा का मान जो है वो बदल देंगे और फिर से क्या करेंगे, L1 और L2 का मान अपने प्राप्त करेंगे। यानी अपने लगातार क्या करते जाएंगे, धारा नियंत्रक से धारा का मान बदल करके क्या करेंगे, ये जो रीडिंग है इनका कम से कम 5-6 पाठ्यांक जो नोट कर लेंगे और उसके बाद में औसत मान प्राप्त करेंगे। वो क्या आ जाएगा, दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना का मान आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तीसरा जो विभवमापी के अंदर अनुप्रयोग आता है वो आता है विभवमापी की सहायता से किसी अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ठीक है, जो मीटर सेतु मैंने आपको पढ़ाया था, तो मीटर सेतु के अंदर मैंने आपको बताया था कि मीटर सेतु जो है उसकी सहायता से अपने क्या नहीं कर सकते हैं, मीटर सेतु की सहायता से अलग प्रतिरोध का मान जो है वो ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए अपने क्या काम में लेते हैं, मीटर सेतु की जगह कैरी फोस्टर सेतु काम में लेते हैं, जो मीटर सेतु का सुधरा हुआ रूप है। आगे देखिए तीसरा, विभवमापी की सहायता से अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। ठीक है, विभवमापी की सहायता से अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना। तो अब अपने क्या करेंगे, विभवमापी से अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ बनाना है। ये हमारे पास में क्या है, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है। ये जो है वो क्या है, विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है। इसे अपने विभवमापी का प्राथमिक परिपथ कहते हैं। अब अपने को क्या करना है, अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। तो अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इस अलग प्रतिरोध को अपने क्या करते हैं, किसी अन्य प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में साथ में जोड़ देंगे। क्योंकि अगर अलग प्रतिरोध को परिपथ में जोड़ेंगे तो इसके होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अपने अलग प्रतिरोध का मान जो वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने क्या करते हैं, एक ज़्यादा मान का जो प्रतिरोध है उसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं अलग प्रतिरोध के साथ में। तो इससे जो अपना परिपथ चित्र बनता है वो देखिए क्या बनेगा।
यहाँ एक ज़्यादा मान का प्रतिरोध अपने जोड़ देते हैं और इसके श्रेणी क्रम में क्या किया जाता है, एक अल्प मान का प्रतिरोध जो है वो जोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से एक अल्प मान का जो प्रतिरोध है वो अपने जोड़ देते हैं। यहाँ क्या लगा हुआ है, एक जोकी लगी हुई है और ये इसके x, y और z सिरे, ये जो कुंजी है ये कौन सी कुंजी है, द्विमार्गी कुंजी है। इसके साथ में धारामापी जुड़ा हुआ है और अगला सिरा जो है इसका किस ओर जा रहा है, जोकी की ओर जा रहा है। और अपने इसे आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ में क्या जोड़ देते हैं, एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं RH2। ये RH1 है और ये जो अपना है RH2 है। यहाँ एक कुंजी लगाते हैं, वो अपनी कुंजी K2 होगी और ये कुंजी K1 होगी। अब इस परिपथ में भी तो अपनी धारा प्रवाहित करनी है, तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित करने के लिए यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, एक सेल जोड़ना पड़ेगा। और सभी सेलों के धनात्मक टर्मिनल जो है अपने क्या किए जाते हैं, इस एक ही पॉइंट पर जोड़े जाते हैं। इसलिए अपने इसे भी किसके साथ में जोड़ देंगे, इस पॉइंट ए के साथ में जोड़ देंगे। तो ये हमारे पास में क्या है, एक परिपथ बन गया जिसकी सहायता से अपने क्या करना है, जो अपने पास में अल्प मान का प्रतिरोध है उस अल्प मान के प्रतिरोध का मान हम लोगों को ज्ञात करना होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एक अन्य जो उच्च मान का प्रतिरोध है उसे इसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से अपने इसे क्या किया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या होगा, सबसे पहले अपने कुंजी K1 को लगाएंगे और उसके बाद में क्या किया जाएगा, कुंजी K2 को लगाया जाएगा। कुंजी K2 को लगाने के बाद में अपने सबसे पहले जो पाठ्यांक आएगा वो यहाँ से आएगा, जो x और z है इनके बीच में क्या किया जाएगा, कुंजी को लगाया जाएगा। अब देखिए परिपथ में कितने मान की धारा प्रवाहित होगी, ये जो परिपथ है इसमें I मान की धारा जो वो मान लेते हैं क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो जो अपने पास में ओम का नियम है वो क्या बताता है, V किसके बराबर होता है, RI के बराबर होता है। तो यहाँ भी V किसके बराबर होगा, RI के बराबर होगा। देखिए जब अपने इसे परिपथ में जोड़ रखा है तो धारा यहाँ से R से होती हुई कहाँ चली जाती है, X में चली जाती है और G में आगे पहुँच जाती है, यानी आगे धारा जाने से पहले ही कहाँ चली जाती है, X में चली जाती है। तो परिपथ में जो I धारा प्रवाहित हो रही है वो R और R से कहाँ चली जाएगी, X, G और आगे चली जाएगी। तो V इक्वल क्या प्राप्त होगा, आपको RI प्राप्त होगा। और यहाँ से आपको ये जो तार है इस पर क्या प्राप्त होगी, संतुलन लंबाई प्राप्त होगी। वो संतुलन लंबाई यदि कितनी है, L1 है, तो RI जो है इसका मान किसके बराबर आएगा, X L1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या ज्ञात किया, संतुलन लंबाई L1 ज्ञात की। तो जो अपने पास में वोल्टता आएगी वो किसके इक्वल आएगी, X L1 के इक्वल आएगी। ओम का नियम लगाया, R इक्वल, ये V इक्वल क्या लिखा, RI लिखा। अब अपने क्या करते हैं, अब हम लोग इस कुंजी को यहाँ से हटाते हैं और इन दोनों के मध्य क्या किया जाता है, कुंजी को लगाया जाता है। किसके मध्य, Y और Z के मध्य। ठीक है, Y और Z के मध्य जैसे ही आप लोग कुंजी लगाते हो तो अब दो प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये तार तो आगे किसी के साथ में जुड़ा हुआ ही नहीं है, तो इसके तो होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ करके किसके साथ में जुड़े हुए हैं, Y के साथ में, फिर धारा आगे इस तरीके से प्रवाहित होगी। तो अब ये जो परिपथ है इसका प्रतिरोध जो है वो कितना है, R प्लस R है। श्रेणी क्रम में जो अपने पास में कुल प्रतिरोध होता है वो किसके बराबर आता है, R प्लस R के बराबर आता है। ठीक है, यानी जितने भी R होते हैं, जितने भी प्रतिरोध होते हैं, उन सभी को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो अब अपने को जो वोल्टेज प्राप्त होगी वो V की जगह कितनी होगी, V डैश प्राप्त होगी। दो प्रतिरोध है R प्लस R, श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, R प्लस R, परिपथ में I धारा ही प्रवाहित होगी, जो बैटरी से धारा निकल रही है वही धारा तो प्रवाहित होती रहेगी। तो V डैश किसके बराबर, R प्लस R और I के बराबर। इसमें आपको जो संतुलन लंबाई प्राप्त होगी वो कितनी होगी, L2 प्राप्त होगी। तो X L1 फर्स्ट इक्वेशन के अंदर आ रहा है और X L2 अपना सेकंड इक्वेशन के अंदर प्राप्त हो रहा है। V इक्वल RI X L1, V डैश इक्वल R प्लस RI और किसके बराबर, X L2 के बराबर। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करते हैं, भाग लगाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर आपको क्या प्राप्त होगा, देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2, ये आएगा RI अपॉन R प्लस R और I किसके बराबर, X L1 बटा X L2 के बराबर। X से X कैंसिल होगा, I से क्या कैंसिल हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा। इसे थोड़ा सोल्व करें तो R की किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, L2 के साथ, और L1 की किसके साथ में होगी, R L1 प्लस R
1, ठीक है। इनके साथ में ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। अब अपने क्या करते हैं, अब अपने इसे आगे की ओर अगर ले जाएं, ठीक है, यदि अपने इसे आगे की ओर ले जाएं तो आपको जो मान प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, इसे इस ओर ले आते हैं, इसे ये बनेगा RL1, क्योंकि अपने को तो अलग प्रतिरोध स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। जो अलग प्रतिरोध अपने को स्मॉल r दिया है, इस स्मॉल r का मान ज्ञात करना है। तो इस समीकरण को अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार से आप लोग सोल्व कर सकते हो, बस आपको मान किसका ज्ञात करना है, स्मॉल r का मान जो है वो ज्ञात करना है। तो स्मॉल r का मान मैं ऊपर लिख रहा हूँ। ये RL1 अपने एक तरफ रखते हैं, RL1 एक तरफ रखते हैं, और दूसरी तरफ क्या लिखते हैं, RL2 माइनस का RL1, माइनस का क्या लिख दिया, RL1 लिख दिया। यहाँ से ये बनेगा RL1 बराबर L2 माइनस का L1 इंटू R, ठीक है। और इसे थोड़ा और यदि आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा स्मॉल r का मान, स्मॉल r इक्वल L2 माइनस L1 बटा L1 इंटू R, ये किसका मान है अपने पास में, स्मॉल r का मान है। स्मॉल r किसके इक्वल है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू कैपिटल R के बराबर है। तो यदि अपने अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, इस अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये जो अलग प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला है, ये क्या बनता है, L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू R। इस बात का आप लोग ध्यान रखोगे कि जब अपने आंतरिक प्रतिरोध का मान ज्ञात किया था तो उसमें जो स्मॉल r का मान आ रहा था वो इसके जैसा प्राप्त हो रहा था, परंतु सेम ये फॉर्मूला नहीं था। उसके अंदर क्या आ रहा था, L1 माइनस L2 प्राप्त हो रहा था, और अपॉन के अंदर भी क्या आ रहा था, L2 आ रहा था, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है अपनी अलग प्राप्त हो रही है किसकी तुलना में, जब अपने आंतरिक प्रतिरोध का मापन करते हैं, ठीक है। फॉर्मूले आपको ये याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। उसके अंदर आपको दिया जाएगा कि आप लोग क्या कर रहे हो, सबसे पहले इन दो कुंजियों को लगा रहे हो, तो उसमें आपको जो संतुलन लंबाई है L1 उसका मान देगा, फिर आपको बताएगा कि L2 का मान इतना है, और जो प्रतिरोध आपने श्रेणी क्रम में जोड़ा है उसका मान जो है वो आपके पास में इतना है। तो जो अलग प्रतिरोध है उसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आपको ये जो सारे मान है ये आपको दिए हुए मिलेंगे, और इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो अपना ये प्रैक्टिकल सामने है इसे किस प्रकार से अपने सोल्व करना है। यानी जितनी इक्वेशंस आपको दी गई है उसके लिए इक्वेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो डायग्राम आपको दिया गया है उसके अंदर ये सभी तार जो आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने एक्स जेड जोड़ा, फिर आपने क्या किया, जेड वाई को जोड़ा। एक्स जेड को जोड़ा तो आपको क्या प्राप्त होता है, एक्स जेड को जोड़ने पर आपको आर आई प्राप्त होता है, जो किसके बराबर आता है, एक्स L1 के बराबर प्राप्त होता है। यानी संतुलन लंबाई अपनी कितनी आ रही है, L1 आ रही है। उसके बाद में अपने क्या किया है, उसके बाद में अपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किए, और आपके पास में प्रतिरोध जो है वो कितना बन जाता है, R की बजाय R प्लस R बन जाता है, और संतुलन लंबाई जो है वो अपनी कितनी आ जाती है, एक्स L2 आ जाती है। समीकरण को हल करते हैं और स्मॉल r का मान अपने प्राप्त कर लेते हैं। तो ये अपना टॉपिक है जिसके अंदर अपने क्या करते हैं, अलग प्रतिरोध का मापन करते हैं। यहाँ भी आप लोग देख सकते हो स्मॉल r का जब अपने मान ज्ञात किया है तो इसके अंदर कहीं भी x नहीं आ रहा है। तो यदि इसके अंदर भी x नहीं आता है तो इस प्रैक्टिकल में भी अपने विभवमापी का मानकीकरण करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो अपने 3 प्रैक्टिकल पढ़े, इन तीनों के अंदर अपने क्या नहीं आ रहा है, स्मॉल x नहीं आ रहा है, तो अपने विभवमापी जो है इनके मानकीकरण की आवश्यकता नहीं होती है। अब अपने चौथा जो आता है, हमारे 2 प्रैक्टिकल बचे हैं। एक तो आता है अपने वोल्टमीटर का अंशांकन और दूसरा आता है एमीटर का अंशांकन, ठीक है। उसके बाद में ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट होगा। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अंशांकन जो होता है उस अंशांकन का मतलब क्या होता है, ठीक है। एक तो अपने वर्ड काम में लेंगे अंशांकन, और एक अपने वर्ड काम में लेंगे अंश शोधन, ठीक है। अंश शोधन या अंशांकन, ये दोनों ही जो काम है अपने किसकी सहायता से किए जाएंगे, विभवमापी की सहायता से किए जाएंगे। देखो अंशशोधन या अंशांकन, सबसे पहले तो अपने ये देखते हैं कि अंशांकन या अंशशोधन जो है वो किया क्यों जाता है। तो हमारे पास में जो एमीटर होता है, या जो हमारे पास में क्या होता है, वोल्टमीटर होता है। तो एमीटर और वोल्टमीटर जो है ये हमारे पास में किससे बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं धारा मापी से। 7वां जो चैप्टर होगा, 7वें चैप्टर के अंदर अपने ये देखेंगे कि धारा मापी की सहायता से
एमीटर और वोल्टमीटर कैसे बनाए जाते हैं। यदि हमारे पास में कोई धारा मापी है तो उसे अपने एमीटर में कैसे बदलेंगे और वोल्टमीटर में कैसे बदलेंगे। तो एमीटर और वोल्टमीटर जो है वो वास्तव में हमारे पास में क्या होते हैं, धारा मापी होते हैं। धारा मापी के परिपथ को अपने थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, जिससे अपने क्या बन जाता है, एक एमीटर बन जाता है और एक वोल्टमीटर बन जाता है। तो धारामापी के अंदर मैंने आपको बताया कि जो सुई होती है वो कहाँ होती है, बिल्कुल मध्य में होती है। जो धारामापी होती है इसमें जो सुई होती है वो कहाँ होती है, मध्य में होती है, और वोल्टमीटर और एमीटर में एक तरफ होती है। बचा हुआ पार्ट जो अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे